मटका जो होता था, मटका सुबह का और शाम का जो खोला जाता था क्लोजिंग का, तो उसके आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद तक देश की जितनी भी टेलीफोन लाइन है वो जाम हो जाती थी। कम से कम आज की तारीख में मुंबई में ही 100-150 मटके चल रहे हैं। इनमें से अधिकांश तो फर्जी हैं, सिर्फ वो पैसे खाना जानते हैं। लेकिन जो बड़े मटके हैं, जैसे कि आज की तारीख में मटका मेन बाजार मटका जो है पप्पू सावला और उसकी फैमिली के कंट्रोल में है, वो लोग अब जो है उसके अंदर पूरा चीटिंग और फोर्जरी करते हैं। तो कल्याण जी भगत कौन थे फिर? उनके बारे में कुछ बताइए। कल्याण जी भगत वैसे तो एक नॉर्मल कॉमन गुजराती व्यापारी ही थे, लेकिन जो इस तरह की ये जो मटका सट जो का काम है वो उन्होंने जब शुरू किया तो उनको पता नहीं था कि मतलब मैं कितना बड़ा काम शुरू कर रहा हूँ। और लेकिन ये था कि उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही अच्छे तरीके से उस वक्त ये चलाया। वर्ली बाज़ार उन्होंने बहुत अच्छा चलाया। वर्ली बाज़ार जो है उससे इतनी अच्छी प्रसिद्धि और इतना बढ़िया नाम बना। और उस वक्त में जहाँ तक मेरी जानकारी है कि दिन का करीब करीब 40 से 50 लाख रुपए का कलेक्शन उस समय भी हुआ करता था। यदि आज की मैं बात करूं तो आज कम से कम नहीं करके भी 1,000 करोड़ का से लेकर के 5,000 करोड़ के आसपास का प्रतिदिन का कलेक्शन होता है मटके में ही अकेले। ओके। आपको ये लग सकता है कि मटका आज की तारीख में कोई नहीं खेलता होगा, कौन खेलेगा, लेकिन मटका आज भी जारी है। वो हम आगे उस चीज़ के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो कल्याण जी जो हैं उन्होंने ये मटका शुरू किया। मटका शुरू करने के बाद में उनके साथ साथ, चूंकि वो वर्ली बाजार बोलते थे तो उसको मटका नहीं कहा जाता था। मटका जो है असल में शुरू तो ब्रांडिंग जो मटके की है वो तो इन्होंने की थी, रतन खत्री ने। और उनके जो किया हुआ जो मटका था शुरू, वो काफ़ी अच्छा चला। उनकी 2 पत्नियां थी, उनके बेटे थे। फिर उनमें से कुछ लोगों ने आकर के और इस कारोबार के ऊपर काम करना शुरू किया। फिर उनमें से कुछ लोगों के साथ में प्रॉब्लम्स हुई और बाकी की फिर कहानी जो है काफ़ी लंबी चौड़ी हुई। तो मूलतः एक गुजराती व्यक्ति का शुरू किया हुआ वो जुआ था। तो अमूमन ये मटका का जो व्यापार है या कारोबार है, ये कितना बड़ा है और कितना फैला हुआ है? तकरीबन 1 से 5 हज़ार करोड़ रुपए दिन का? मतलब इसका टर्नओवर है। और जहाँ तक रह गई बात इसके फैलाव की, तो 30 से 40 देशों में फैला हुआ है। हमें लगता है कि भारत का मटका है, चिंदी चोरी जैसा कोई काम है, 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये खेलने वाले लोगों का क्या बिजनेस होगा। लेकिन नहीं साहब, ये जो चीज़ है ये पाकिस्तान में खेली जाती है, श्रीलंका में खेली जाती है, सारे के सारे खाड़ी देशों में खेली जाती है, यहाँ तक कि अमेरिका और ब्रिटेन में भी खेला जाता है। लेकिन हाँ, मूल रूप से जो एशियाई देशों के लोग हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के इधर उधर के, ये लोग खेलते हैं। पहले ये पूरा का पूरा सट्टा मटका जो है ये चला करता था टेलीफोन के ऊपर। और तब जो है वो उसकी एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत ही अलहदा जो चीज़ है जो इस दुनिया से जुड़ा हुआ है, लेकिन लोगों को इसके बारे में ठीक से जानकारी नहीं है। मटका जो होता था, मटका सुबह का और शाम का जो खोला जाता था क्लोजिंग का, उसके टाइम जो होता था कि सुबह जैसे खुलना है 10 बजे और रात को खुलना है 8 बजे या 9 बजे, तो उसके आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद तक देश की जितनी भी टेलीफोन लाइन है वो जाम हो जाती थी। क्योंकि तब तो ट्रंक कॉल लगा करते थे। ऐसा नहीं था कि आप डायरेक्ट फ़ोन घुमाया सीधे आप एसटीडी लगा लेंगे या नेशनल इंटरनेशनल कॉल लगा लेंगे, तब वो फैसिलिटीज़ नहीं थी। आपको फ़ोन उठाना पड़ता था, आपका कॉल जो है वो करना पड़ता। हाँ, एक ऑपरेटर अटेंड करता था। ऑपरेटर को आपको बताना पड़ता था कि आप लखनऊ में या भोपाल में या पटना में मुझे फ़लाने नंबर पे फ़लाने व्यक्ति से बात कराइए। वो ट्रंक कॉल बुकिंग कहलाती थी। और जब वो ट्रंक कॉल बुक हो जाता था तो सामने से आपको घंटा 2 घंटा 5 घंटा 8 घंटा इंतज़ार करने के बाद में आपको फ़ोन आता था ऑपरेटर का कि फ़लाने की फ़ोन लाइन जुड़ गई है, अब आप बात करो। वो बात किया जाता था। लेकिन मटका वालों के लिए 1 घंटे की जो विंडो सुबह और शाम को दी जाती थी वो कमाल की होती थी। और उस विंडो में उस समय में चाहे कितनी भी देश की ज़रूरी महत्वपूर्ण चीज़ें क्यों ना हो, वो फ़ोन लाइन किसी दूसरे को मिलती ही नहीं थी। अगर उस समय में उस वक्त का रक्षा मंत्री भी चाहे कि उसकी फ़ोन कॉल थ्रू हो जाए तो बड़ा मुश्किल काम होता था। फिर ये सारी व्यवस्थाएं जाम करके और फिर आगे बढ़ना पड़ता था।
मैंने देखा है कि उस वक़्त में जो टेलीफ़ोन डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हुआ करते थे, वो पुलिस वालों से भी ज़्यादा कमाई करते थे। अच्छा। क्योंकि उन वो तो इस तरह की हालत थी कि शाम के समय में एक पर्टिकुलर दिन हफ्ते में वो लोग अपना कलेक्शन किया करते थे इन मटका ऑपरेटरों से। तो वो बैग लेकर के निकलते थे और अपना कैश कलेक्शन करके आया करते थे। ओके। ये आलम था। और इतना पैसा मतलब वो ऑपरेटर्स को दिया जाता था कि वो व्यक्ति के विचारों के परे है। हम्म। तो इस तरीके से वो काम चला करता था। अब तो क्या है, अब तो सारा का सारा काम जो है मोबाइल फ़ोन पे हो गया है। पहले की दुनिया बहुत अलग थी मटके की। हम्म। और मटका इसी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब जो है वो सिक्रेटिव भी हुआ करता था और ल्यूक्रेटिव भी हुआ करता था। तो मटके का कारोबार जो है ये बोलते हैं कि बहुत ही ईमानदारी वाला कारोबार है, तो इसमें कभी बेईमानी हुई है? बिल्कुल ये बात जो है सही है। और तथ्यात्मक रूप से भी और ऐतिहासिक रूप से भी ये चीज़ देखी गई है कि जितने भी बेईमानी के धंधे हैं उनमें सबसे ज़्यादा ईमानदारी होती है। और मटके का धंधा भी उसी में से एक है। मटके में एक बहुत ही बढ़िया चीज़ ये थी कि कल्याण बाजार के समय में भी और यानी वर्ली बाजार के समय में भी और बाद में जो मेन बाजार मटका जो कि इसने शुरू किया था रतन रतन खत्री। खत्री का, इन लोगों का उसूल था कि हमें जितना भी जमा हो रहा है हमारे पास पैसा, उसमें से 80% तक पैसा हम लोगों को बांट देंगे वापस। हम्म। उसका कारण ये था कि हम जितना ज़्यादा पैसा लोगों को बांटेंगे उतना ज़्यादा हमारे ऊपर विश्वास बना रहेगा और जितनी ईमानदारी से धंधा चलेगा उतना ज़्यादा धंधा हमारा बढ़ता जाएगा। यही कारण है कि 2-4 करोड़ रुपए दिन का कलेक्शन का जो काम था वो बढ़ते बढ़ते 1000-2000 करोड़ रुपए दैनिक के कलेक्शन की स्टेज तक आ पहुंचा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। लेकिन बेईमानियाँ भी होती हैं। जहाँ अच्छे लोग होते हैं धंधे में या काम में, कारोबार में, ईमानदार लोग होते हैं, वहाँ बेईमानों की भी कोई कमी नहीं होती। पुराने वक़्त का एक किस्सा मुझे याद आता है। एक पुराने व्यक्ति यहाँ मुंबई के मुझे बताते थे कि यहाँ पर एक हारू हारा नाम का मटका ऑपरेटर हुआ करता था। वो उसके साथ में एक ये प्रॉब्लम हो गई थी कि वो मटका मतलब में काम तो करता था और खेला करता था। लेकिन वो जो है जब पैसे चुकाने की बारी आती थी तो इनकार कर देता था, पैसे नहीं चुकाता था। इसी कारण से उसके नाम के साथ में हारा शब्द जुड़ गया कि वो हार जाता है और रोने लगता है, तो उसके साथ में हारा शब्द जुड़ गया। तो इस तरीके से चीज़ें हुई हैं। बाद के वक्त में तो जब ये मटका जो है अंडरवर्ल्ड के दखल के बाद में कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया और मेन बाजार मटका या दूसरे मटके भी हो गए और दुनिया भर के आज तो इतने सारे मटके हैं कि आप उनके नाम तक याद नहीं रहेंगे। कम से कम आज की तारीख में मुंबई में ही 100-150 मटके चल रहे हैं और असली नकली मिलाकर के पूरे देश भर में कम से कम 10,000 मटके चल रहे होंगे। इनमें से अधिकांश तो फर्जी हैं, सिर्फ वो पैसे खाना जानते हैं। लेकिन जो बड़े मटके हैं जैसे कि आज की तारीख में मटका मेन बाजार मटका जो है पप्पू सावला और उसकी फैमिली के कंट्रोल में है, वो लोग अब जो है उसके अंदर पूरा चीटिंग और फोर्जरी करते हैं। पहले हुआ करता था कि जो आंकड़े खुल रहे हैं ईमानदारी से वो आंकड़े बताए जाते थे और उसके ऊपर जो है वो उतनी ही विन और लॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती थी। आजकल ये है कि कंप्यूटर का ज़माना है, हर चीज़ जो है वो डिजिटाइज्ड है। उनको तुरंत पता चल जाता है कि किन आंकड़ों के ऊपर कितना पैसा लगा है। तो जो सबसे कम जिस पे पैसा लगा होता है वो आंकड़े ये लोग खोल देते हैं। ओके। तो पहले के ज़माने में ईमानदारी से 80% पैसा बढ़ता था और आज के ज़माने में ये है कि 90% पैसा ये लोग अकेले खा जाते हैं, जीम जाते हैं। इसीलिए मटके का जो चलन है या वो सब चीज़ें हैं वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही थी। परंतु कुछ लोग हैं जो कि इसके लती हैं और या जो बहुत ज़्यादा बड़े पैसे का सट्टा नहीं खेल पाते हैं, वो लोग आज भी मटका करते ही हैं। हम्म। तो क्या ये मटका कारोबारियों में आपसी कोई रंजिश या कभी दुश्मनी हुई है ऐसे? पुराने वक्त में तो मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी भी कोई रंजिश हुई है, आपस में मार-काट हुई है या किसी तरह की कोई समस्याएँ आई हैं। और अब जैसे इनकी ही बात कह रहा हूँ मैं, रतन खत्री की, वो वर्ली बाज़ार से अलग हुए, बड़े आराम से अपना मटका चालू कर लिया, वो अपना ग्रो करते रहे, वर्ली बाज़ार अपना ग्रो करता रहा, किसी को कोई समस्या नहीं थी। लेकिन हाँ, 90 के दशक आने के बाद में धीरे-धीरे जो है मटके का जो पैसा है और वो सब रकम है, उनको लेकर के और परेशानियाँ आयद होनी शुरू हुई थी।
इस बीच में एक और बात बताना चाहूँगा कि मटके के जो छोटे-छोटे से ठिकाने या ठिये या अड्डे हुआ करते थे, वहाँ से जो है अलग-अलग छोटे वहाँ के जो लोकल दादा गुंडे होते थे, वो हफ्ता वसूली अपनी किया करते थे। और वहाँ पे वो सब काम ईज़िली स्मूथली चला करता था और उनको वो प्रश्रय देते थे, आश्रय देते थे दूसरे लोगों से और फालतू के जो खेली, बदमाश खेली होते थे, पंटर होते थे, उनसे बचाते भी थे। लेकिन आपस में इनके कोई क्लैशेस नहीं हुआ करते थे। हम्म। लेकिन जब इसके ऊपर कंट्रोल करने का सिलसिला शुरू हुआ, तब इनमें आपस में जो है मारकाट होनी शुरू हुई। इसी का नतीजा ये निकला कि रतन खत्री जो हैं, उनको दबाव डाल करके और पप्पू सावला ने अरुण गवली के ज़रिए जो है पूरा का पूरा मेन बाज़ार मटका जो है कब्ज़े में कर लिया। मेन बाज़ार मटका जो है वो पहले तो उसने शायद 2 करोड़ रुपए महीना या कुछ रोज़ के हिसाब से रतन खत्री से रेंट पर लिया था। लेकिन उसे लगने लगा कि मैं इसको पैसा दूं ही क्यों, और अब तो ये बूढ़ा शेर है, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। उसको अरुण गवली गैंग की धमकी गई, बेचारा सरेंडर कर गया और उसने छोड़ दिया उस पे से अपना कंट्रोल, और पप्पू सावला ने उसे कंट्रोल करना शुरू किया। इस तरीके से जो है वो आपस में फूट फाट मार कुटाई ये वो सब शुरू हो गई। दूसरी तरफ ये वर्ली बाजार मटके का तो बहुत ही बुरा सिलसिला हुआ। सुरेश भगत जो कि इनका एक पत्नी का बेटा था, कल्याण जी भगत का, उसने उसकी पत्नी जो है वो सुशीला, उसने ही अपने पति की हत्या करवा दी अपने बेटे के साथ में मिल करके, और उसे अरुण गवली गैंग के ही एक व्यक्ति को उसने सुपारी दी थी, और उन लोगों ने जब सुरेश भगत गाड़ी में चला रहा था तो उसको मार गिराया। इस तरीके से एक पत्नी ने ही, एक बेटे ने ही अपने पति या अपने बाप की हत्या की, और वो भी मटके पे कंट्रोल करने को लेकर की। उसके बाद में सुशीला जो है वो जेल चली गई, उनका बेटा हितेश भी जेल चला गया। हितेश जरा शरीर से भारी बदन का था, मोटापा उसको काफ़ी था। जेल में ही रहते हुए उसे काफ़ी सारी बीमारियां हो गई और अंततः उसकी जो है वो बहुत ही अर्ली एज में, यंग एज में ही डेथ भी हो गई। लेकिन ये जो है सुशीला वो लगातार जेल में ही बनी रही, और वहाँ होने के बावजूद वो मटका जो है चलाती रही, और ओके। खेल चलता रहा और पैसा का कलेक्शन वगैरह चलता रहा। ये एक बहुत ही कमाल की चीज़ है। और वो भायखला जेल में जहाँ पर बंद थी, वहाँ वो पूरी जेल को कंट्रोल करने की कोशिश किया करती थी, और उस समय में उसकी जो है वो सीधी टक्कर कुछ अफ्रीकन महिलाएं जो कैदी हुआ करती थी उनके ग्रुप के साथ हुआ करती थी, और दूसरी तरफ एक महिला कैदी थी जो कि एक हिंदू ग्रुप को से थी और मालेगांव ब्लास्ट में गिरफ्तार हुई थी। उसके साथ में उसकी जेल में जो है वो फाइट चला करती थी, और दोनों आपस में बहुत ज़बरदस्त एक गैंग वॉर जैसी उन लोगों के बीच में चला करती थी। लेकिन ये बहुत ही चतुर, चालाक और खेली खाई महिला थी। ये हमेशा उन लोगों से ऊपर ही बनी रहती थी और उनको हमेशा दबा करके रखा करती थी, और इसके पास में धन बल था, बाहुबल था, तो इसकी वजह से वो हमेशा उसने जेल को कंट्रोल किया और बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में रही वो। ऐसे और भी कई सारी चीज़ें हुई हैं जिसमें ये बाज़ दफ़ा सामने आता रहा है कि मटके में भी जो है राइवलरी पनप गई और आपस में मारकाट चलती रही। तो अब रतन खत्री किधर है, उनके बारे में क्या खबर है? रतन खत्री को गुजरे हुए तो कुछ वक्त हो गया। ओके। वो जब उनके हाथ से मटका छिन गया तो वो बहुत ही मायूस हो गए, और रतन खत्री का ऐसा था कि वो आपको और कहीं दिखे ना दिखें, जो मुंबई का ये महालक्ष्मी में रेस कोर्स है उसमें वो रेसिंग डेज में आपको ज़रूर दिखेंगे। 2-4 बार मैंने भी उन्हें वहाँ घेरा पकड़ा। मैं हमेशा से उनसे मिल करके बात किया करना चाहता था, लेकिन वो पत्रकारों से बहुत दूर रहा करते थे, लाइमलाइट से, ग्लैमर से बहुत दूर रहते थे वो। ये उनकी अपनी एक सोच था, एक विचार था, वो जितना हो सके दूर रहा करते थे पुलिस से, पत्रकारों से, पॉलिटिशियन से, सबसे। अगर कोई उनके पास में हफ्ता वसूली के लिए, पैसे लेने के लिए या किसी कारण से आ भी जाता तो वो उसके साथ में झगड़ा फसाद नहीं करते थे। मुँह मांगी रकम जो होती थी वो या तो दे देते थे या मोल भाव करके कुछ कम करके और पैसे दे देते थे, लेकिन किसी से झगड़ा फसाद नहीं करते थे। उनका बहुत सीधा सा मानना था कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा बिजनेस करने के लिए आया हूँ, लड़ाई झगड़ा करने नहीं, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम अपना काम करो। तो उनसे कई दफ़ा मुलाकातें हुई, यहाँ पर रेस कोर्स में भी। कुछ एक बार जो है उनको बॉम्बे पुलिस में सम्मन भी किया जाता था किसी किसी केस के सिलसिले में। तो जब वो आया करते थे तो मैं हमेशा ऐसी जगह पर, क्राइम ब्रांच का जो हमारा प्रेस रूम हुआ करता था उसमें बैठा करता था, और मैं जिस जगह पर बैठता था वहाँ से मुझे सीधे मुंबई पुलिस के हेडक्वार्टर का गेट नंबर 2 दिखाई देता था, और कॉमन पब्लिक के आने के लिए वो गेट नंबर 2 ही था।
हम लोग भी अमूमन उसी से आया जाया करते थे। गेट नंबर 1 जो है और उसके पास में ही एक और गेट बना हुआ है। उस दूसरे गेट से तो बॉम्बे पुलिस के जो कमिश्नर हैं या सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनकी कारें अंदर आती हैं, वहाँ पे और किसी की एंट्री नहीं है। उसके साइड में ही जो क्राइम ब्रांच का प्रेस रूम है उसके पास में भी एक दरवाज़ा हुआ करता था। उसका इस्तेमाल जो है क्राइम ब्रांच की कारें आने जाने के लिए या कभी कभार हम लोग भी इस्तेमाल कर लिया करते थे उसको, लेकिन वो नॉर्मली बंद ही रहता था। लेकिन गेट नंबर 2 से कॉमन मैन के आने की व्यवस्था थी और मुझे यहाँ से दूर से दिख जाता था कि वो सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहना हुआ जो बुज़ुर्ग रतन खत्री चला आ रहा है, मैं निकल करके और बाहर आ करके उनकी दिशा में चलने लगता था और वो मुझे देखते से ही दूर से ऐसे ऐसे करके हाथ हिलाने लगते थे कि भाई तू तो मत आ मेरे पास, मुझे तेरे से बात नहीं करनी है। फिर भी मैं जा करके उनसे चिपकता था, 2-4 सवाल कर ही लेता था। अगर वो बहुत उनको फोर्स करो तो वो 2-4 चीज़ों के जवाब दे भी दिया करते थे और इस तरीके से मेरी एक खबर भी बन जाया करती थी। तो वो बंदे से काफ़ी इस बार मिलना हुआ और कुछ कई बार उन्होंने जवाब नहीं भी दिए, कई बार उन्होंने चीज़ें बताई भी, जवाब भी दिए। तो इस तरीके से उनका वो चलता रहा। जब उनके हाथ से मटका छिन गया मेन बाज़ार, तो उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा शून्य और खालीपन आ गया। थोड़े दिनों बाद में उनका मन इतना बुझा कि उन्होंने बाहर जाना आना भी बंद कर दिया लगभग, फिर उन्होंने रेस कोर्स जाना आना भी बंद कर दिया और इस तरीके से और फिर अंदर ही अंदर घुटते घुटते ही उनको मतलब जो तकलीफ़ें और परेशानी हुई, वो परेशान ज़दा इंसान फिर कितने दिन जीता है। एक दिन जो है उनकी मौत की खबर आई और ये पता चला कि वो नहीं रहे। तो अब हम ये समझें कि मटका बाजार पे टोटली अंडरवर्ल्ड का कब्जा हो गया है। ऐसा नहीं है कि मटके पर अंडरवर्ल्ड का कब्जा है, पहले भी कभी नहीं था और आज भी नहीं है। अरुण गवली को जो थोड़ा बहुत पैसा ये देता है, क्या बोलते हैं, पप्पू सावला, बस वही रकम उसे मिलती है। बाकी के और किसी अंडरवर्ल्ड के डॉन को और इन लोगों को अब पैसा वैसा कुछ उनसे मिलता नहीं है। वैसे भी मुंबई में जो है अंडरवर्ल्ड का खात्मा ही हो चुका है। छोटा राजन पड़ा हुआ है दिल्ली की जेल में, उसके लोगों कोई है नहीं। और दाऊद गैंग जो है उसके लोगों को अब मुंबई में किसी तरह की कोई दिलचस्पी है नहीं, तो यहाँ के मटके में और वहाँ से हफ्ता वसूली में भी दिलचस्पी नहीं है। रह गई बात अमर नाइक गैंग की, अमर नाइक मारा जा चुका है, अश्विन नाइक जो है व्हील चेयर पर है, उन लोगों को भी अब इस छोटे मोटे काम में रुचि नहीं है। प्रसाद पुजारी, रवि पुजारी, सुरेश पुजारी, फलाना डिमका, ये जितने भी लोग हैं, कुमार पिल्ले वगैरह, ये लोग सब अब आउटडेटेड हो चुके हैं। आधे से ज़्यादा जेलों में हैं, आधे से ज़्यादा जो है वो देश के बाहर बैठे हुए हैं और उनको भी अब इस तरह की चीज़ों में दिलचस्पी नहीं है। वो लोग नॉर्मली जो आजकल काम कर रहे हैं वो क्या तो सोने की तस्करी है या फिर ब्लड डायमंड की स्मगलिंग है, स्मॉल आर्म्स की स्मगलिंग है, फेक करेंसी का कारोबार है या और दिगर चीज़ें हैं, वाइल्ड लाइफ जो मटेरियल है उनकी स्मगलिंग है। इस तरह के कारोबार में वो लोग लग गए हैं जहाँ पर एक ही कंसाइनमेंट में बड़ा सैकड़ों करोड़ का मतलब नफ़ा नुकसान होता है। तो उनको अब इन छोटी मोटी चीज़ों में इंटरेस्ट बचा नहीं है। लिहाजा अंडरवर्ल्ड का कंट्रोल जैसी चीज़ जो है मटके पे आज की तारीख में बिल्कुल नहीं है। तो क्या मटका ऑनलाइन हो गया है अभी? इज इट अ पार्ट ऑफ ऑनलाइन गैमलिंग अभी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वक्त के साथ में चीज़ें बदलती है। जैसे मटका जो पहले पर्चियों पे खेला जाता था, टेलीफोन लाइन ट्रंक कॉल बुकिंग की जाती थी, उसके बाद में एसटीडी आ गई, एसटीडी के कारण डायरेक्ट फ़ोन के काम शुरू हो गए। फिर उसके बाद में जो है वो धीरे धीरे इंटरनेट का ज़माना आया तो वो वेबसाइट्स के ऊपर खेला जाने लग गया। अब जो है आपके लिए ऐप बन गए हैं मटके में, अब करना कुछ नहीं है, मटके के ज़माने भर के ऐप्स बने हुए हैं, उसके अंदर आप पहले से पैसा भर दीजिए। प्रीपेड टाइप सिस्टम हो गया है कि आपने उसमें जितना पैसा डाल दिया है उतने पैसे का आप खेल सकते हैं। वही चीज़ सट्टे में भी चल रही है, वही आज भी चल रही है। इसको जो है मटके को आजकल ये लोग अपना नाम तो रखते हैं, वही सेम मिलन बाज़ार या जो भी कुछ स्टार बाज़ार है। और अब ये जो ऑनलाइन मटका है या सट्टा है उसको बटन मटका या बटन सट्टा बोला जाता है। ओके। कि बटन पे है, यानी मोबाइल के बटन के ऊपर हो गया है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा खेल जो है ये बदल चुका है और इसकी जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है वो चेंज हो चुकी है। उसका पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक्स है, उसकी जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं, ट्रांजैक्शन लेने देने के तौर तरीके हैं, वो भी सारे बदल चुके हैं। और अब तो ये है कि पहले छोटे बच्चे जो है वो जा कर के मटका आसानी से नहीं खेल सकते थे। आजकल तो छोटे छोटे स्कूल गोअर्स किड्स जो हैं उनके हाथों में पावर आ गई है। वो लोग वहीं से 100 रुपये 200 रुपये डाल करके उसके ऊपर मटका और सट्टा खेलते हैं। ये बहुत चिंताजनक चीज़ है। इसके ऊपर तुरंत लगाम लगाई जानी चाहिए, ये रोक लगाई जानी चाहिए। इसके लिए जो
हमारे देश के हुक्मरान हैं, उन्हें फ़ौरन इस पे ध्यान देना चाहिए। इस चीज़ की वजह से देश को बहुत तगड़ा नुकसान हो रहा है। हमारे बच्चे जो हैं, हमारी नई पीढ़ी वो बर्बाद हो रही है। तो इसके ऊपर जितनी जल्दी हो सके, ऑनलाइन सट्टा और मटके के ऊपर जितनी जल्दी हो सके बैन आना चाहिए। ये जो चीज़ें हैं जो मैं मटके और इन सब चीज़ों के बारे में बता रहा था, तो इससे जुड़ी भी बहुत सारी लीगल प्रॉब्लम्स भी हैं। लेकिन ये इसलिए चलता जा रहा है क्योंकि ये जो पूरा का पूरा खेल है, ये पूरा रिश्वत और मिलीभगत का खेल है। इसमें न केवल पुलिस बल्कि पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं। उन लोगों को ज़रूर बहुत बड़ी मात्रा में हफ्ता जाता है और ये सब जाता है। तो ये जो पूरा का पूरा कारोबार ही ये तभी बंद होगा जब सिस्टम जो है इसको आश्रय प्रश्रय देना बंद करेगा। 5 मीडिया के इस एपिसोड में बस इतना ही। मटके की दुनिया के जो रहस्य हमने आज आपको बताए हैं, आगे के किसी एपिसोड में हम सट्टे की दुनिया के बारे में बताएंगे। चाहे वो क्रिकेट का सट्टा हो, मानसून का सट्टा हो, ब्यूटी पेजेंट का सट्टा हो या कोई और भी सट्टा हो, उसकी भी हमारे पास में बहुत ही आंतरिक खुफिया जानकारियां हैं। तो देखने के लिए आपको करना क्या होगा? आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, घंटी भी दबानी पड़ेगी और हाँ, आपको टिप्पणियाँ भी देनी पड़ेगी, यानी कमेंट भी करना पड़ेगा। तो आप हमें देखते रहिए और अपनी जो जानकारियां हैं वो हमसे साझा कीजिए। आपको क्या अच्छा लगा वो भी बताइए, क्या बुरा लगा वो ज़रूर बताइए। और हाँ, यदि आपका कोई सुझाव है जिसे कि हम पूरा कर सकते हैं तो निश्चित तौर पे वे सुझाव भी दीजिए, हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।